हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की वीडियो रहने वाली है काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैंने अपने दोस्त और सीनियर रोहित को इनवाइट करा है। रोहित जो है वो एसोसिएट डायरेक्टर हैं वीडियो के साथ। वो आज हमको बताएंगे कि किस तरीके से शॉर्ट लिस्टिंग का किस तरीके से रहता है बिग सिक्स के अंदर, या फिर किस तरीके से इंटरव्यू होता है। वो सारी चीजें आज हम जानेंगे उनसे एक इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। अगर आप बिग सिक्स के अंदर आर्टिकलशिप करने वाले हैं तो आपके लिए रहने वाली काफी हेल्पफुल वीडियो। रोहित से मैंने उनकी मेल आईडी और लिंक्डइन आईडी भी ले ली है, ताकि अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, अगर आप सीवी शेयर करना चाहते हैं उनके साथ तो आप शेयर कर सकते हैं। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं वीडियो की तरफ। हाय रोहित, कैसे हो? हाय हाय तुषार। मैं बढ़िया यार, आप बताओ। सब बढ़िया यार, थैंक यू फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से। प्लेजर इज ऑल माइन तुषार। तो आज जो सबके इंटरव्यू लेते हैं वो आज हमारे साथ है प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो सो होपफुली इट वुड बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। सो रोहित, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कशन करा था ओवर द कॉल कि आज का जो हमारा मुद्दा रहने वाला है वो रहने वाला है कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो जब जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या फिर जब आप, पॉइंट है यहाँ पर कि किस तरीके की क्या क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए जब एक सीए इंटर पास करता है स्टूडेंट, और जब वो आर्टिकलशिप ढूंढ रहा होता है। ठीक है, तो आज हम आपसे जानेंगे कि सबसे पहले तो रिज्यूमे, सबसे पहला जो मुद्दा होता है रिज्यूमे। तो रिज्यूमे के ऊपर बात करेंगे आपसे, उसके बाद बात करेंगे कि एक शॉर्ट लिस्टिंग किस तरीके से, एक जो एसोसिएट डायरेक्टर होता है वो किस तरीके से शॉर्ट लिस्ट करता है, जो एचआर होता है डिपार्टमेंट कंपनी के अंदर, उनका क्या माइंडसेट रहता है। एंड सेकेंडली जानेंगे कि आप किस तरीके से इंटरव्यू लेते हो, क्या एक कैंडिडेट के अंदर देखते हो। ठीक है, वो सारी चीजों के बारे में। तो आई होप यू विल बी रेडी फॉर दिस इंटरव्यू। राइट राइट तुषार। आई एम कंप्लीटली रेडी, सो आई एम बिट नर्वस बट आई एम रेडी। चलो, होना चाहिए, मतलब फील अच्छा आ रहा है। तो रोहित, बिफोर स्टार्टिंग दिस, सो कैन यू गिव मी योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन लाइक फॉर आवर व्यूअर्स कि किस तरीके से आपका जर्नी रही है अभी तक। So I'll try to make this as quick as possible. ठीक है. So as you already informed everyone, so my name is Rohit. So I'm working as associate director with Video. I have around 7 years of experience somewhere into audit only. Some of it is into particularly into accounting advisory also. Majorly it's into audit only. So right now I think my role is completely into stat audit with Video. तो रोहित, मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं कि सबसे पहले होता है मेरा प्रोसेस रिज्यूमे का। तो रिज्यूमे सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है एक बिग फोर या बिग सिक्स के अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप तो। ठीक है तुषार, सो मैं आपको ना थोड़ा प्रोसेस ब्रीफ करता हूँ कि ओवरऑल यहाँ पे होता कैसे है किसी भी बिग फोर बिग सिक्स फर्म में। नॉर्मली मेरे पास मेरे तक रिज्यूमे कैसे पहुंचता है। सो डायरेक्टली सीवी कभी भी मेरे पास नहीं आता। मेरे पास आने से पहले भी देयर इज अ शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया, तो वहां पे एचआर इन्वॉल्व होता है। तो आई रिकमेंड, अगर कोई भी मतलब जो ये वीडियो देख रहा है कि अगर वो बिग फोर या बिग सिक्स में आर्टिकलशिप ढूंढ रहा है, सो फर्स्ट थिंग इज की ट्रेस द एचआर। तो आप सबसे पहले ये ढूंढो कि एचआर कौन अवेलेबल है जो उस टाइम पे हायरिंग कर। तो अगर आप वीडियो के भी एचआर को फॉलो करोगे तो आप किस टाइम पे कितनी वैकेंसीज है ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आई थिंक एचआर के ऊपर ज्यादा बड़ा बर्डन है आपको हायर करने का, रादर देन आपके लिए आर्टिकलशिप ढूंढना। उनके ऊपर भी प्रॉपर उतने ही टारगेट आते हैं ढूंढने के लिए। सो जस्ट हैव टू ट्रेस द एचआर। उसके बाद आई थिंक नेक्स्ट काम सारा का सारा उनके थ्रू ही हो जाता है। तो अगर हम इस चीज पे बात करें कि एचआर क्या प्रोसेस करता है, मेरे पास सीवी लाने से पहले वो क्या चीजें देखता है। ठीक है, तो अगेन एचआर के पास जब भी कोई सीवी आता है ना, तो आर्टिकलशिप के लिए कोई बहुत बड़े क्राइटेरियाज अवेलेबल नहीं है। आर्टिकलशिप के लिए अगर उसके पास सीवी आएगा तो वीडियो की तरफ से एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके दोनों ग्रुप क्लियर। ठीक है, तो अब इसमें दोनों ग्रुप क्लियर होने का मतलब ये नहीं है कि आपके दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर हो या दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो। ऑल्दो जिन कैंडिडेट्स के दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होंगे, एक साथ क्लियर होंगे, उनको थोड़ी प्रायोरिटी मिलेगी। बट ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने एक एक करके ग्रुप क्लियर कर रहे हैं तो आपका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा उस केस में। सो फर्स्ट एंड अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपके दोनों ग्रुप क्लियर हो। एंड सेकंड थिंग इज कि एचआर को हमारी तरफ से थोड़ा सा प्रेशर होता है। अगेन यहाँ पे भी कोई फॉर्मल गाइडलाइन नहीं है, पर एचआर को हमारी तरफ से थोड़ा सा एक क्राइटेरिया हमने दिया होता है इनफॉर्मली कि अगर कोई कैंडिडेट रेगुलर कॉलेज से है तो इट्स बेटर फॉर अस। ठीक है, तो मैंने देखा सीए करने के चक्कर में लोग 1 या 2 साल अपने थोड़ा सेव करने के चक्कर में 12th के बाद ही एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद अपना आईपीसीसी क्लियर करते हैं, तो उस चक्कर में वो रेगुलर कॉलेज की तरफ ध्यान नहीं देते। तो अगेन अगर आपको किसी भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भी जाना है या आपको बिग फोर या बिग सिक्स में एंट्री लेनी है, तो आई थिंक रेगुलर कॉलेज इज समथिंग विच एड सम एडवांटेज।
सो अगेन यहाँ पे काफी सारे आपको कैंडिडेट दिखेंगे जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है या परस्यू कर रहे हैं अभी, बट अगेन प्रायोरिटी आपको मिलेगी अगर आप रेगुलर कॉलेज से। सो एचआर मेरे पास सीवी लाने से पहले ये 2 क्राइटेरिया देखेगा। अगर ये 2 क्राइटेरिया में कैंडिडेट सूट कर जाता है तो उसके बाद मेरे पास सीवी डाला है। ओके ओके। सो अगर जब आपके पास आता है तो फिर आप किस तरीके से सिलेक्शन करते हैं? सो जब भी सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाता है ना, तो उसके बाद अगर किसी का भी इंटरव्यू होना है तो 3 बेसिक राउंड होंगे। तो मतलब यहाँ पर एचआर ने शॉर्टलिस्ट कर लिया, सॉरी इट मींस एचआर हैज शॉर्टलिस्टेड दैट कैंडिडेट। शॉर्टलिस्टिंग में किसी भी एसोसिएट डायरेक्टर या पार्टनर का कुछ काम नहीं होता, राइट? शॉर्टलिस्टिंग में नहीं होगा कि वही मैं एचआर को क्राइटेरिया बता दूंगा, नाउ एचआर की रिस्पांसिबिलिटी है वो कैंडिडेट ढूंढ के जो मेरे गिवन क्राइटेरिया में सूट करता है। ओके, सो इट मींस मतलब आर्टिकलशिप लेवल पे जो चीजें जो काम करते हैं मेजरली यही है कि या तो आपका जो बोथ ग्रुप है वो क्लियर होना चाहिए, वो भले सिंगल सिंगल करके भी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और रेगुलर कॉलेज से है तो एक एडिशनल एडवांटेज है, बट अगर रेगुलर कॉलेज से भी नहीं है तो ये है कि अगर बोथ ग्रुप क्लियर्ड है तो उसको भी एक एज मिल जाता है कि हाँ उसका भी सिलेक्शन हो सकता है, राइट? जो परसेंटेज होती है 12th की 10th की वो भी कहीं मैटर करती है? ऑनेस्टली तुषार नहीं करती। मतलब मुझे पता है सब स्टूडेंट्स के बीच में एक बहुत बड़ा ये स्टिग्मा क्रिएटेड है कि दे हैव दिस मच ऑफ परसेंटेज, बट सीवी सिलेक्शन में या मेरे लेवल पे एचआर नहीं देखेगा। अगेन आई टोल्ड यू एचआर के पास 2 बेसिक क्राइटेरिया, उसके बाद वो बेसिक देखेगा। सीवी में सब कुछ सही है, कैंडिडेट की थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है, कम्युनिकेशन भी अगेन मतलब इतना कोई स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया नहीं है, बट वो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स देखेगा। if you have that, your CV will be selected, but percentage I don't think so कहीं भी रोल प्ले करती है। अगेन वो कुछ हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक कोई कैंडिडेट हो या स्पेसिफिक कोई बंदा हो जिसके लिए मैटर करती हो, बट 90% ऑफ द पीपल विद हुम आई हैव डेल्ट परसेंटेज कोई भी नहीं देखता। इवन आपकी सीए की परसेंटेज भी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है। सीए में अगर आपने इंटर क्वालिफाई कर लिया है ये सफिशिएंट। अटेम्प्ट मैटर करते हैं आपके हिसाब से एट द टाइम ऑफ शॉर्टलिस्टिंग? अटेम्प्ट मैटर करते हैं, बट अगेन अटेम्प्ट को लेके कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है वीडियो में, तो एटलीस्ट नहीं है कि अगर आपके आर्टिकलशिप के लिए इससे ज्यादा अटेम्प्ट होंगे तो आपका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। सो अटेम्प्ट की गेम कहाँ पे आती है, थोड़ा वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास आज की डेट में 4 सीवी आ रखे हैं, जिसमें से एक स्टूडेंट ने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे दोनों ग्रुप क्लियर करके फर्स्ट टाइम में, एक रैंक होल्डर है, ठीक है, और एक ने मल्टीपल अटेम्प्ट में क्लियर करा, तो अगर मुझे 4 ही लोगों का इंटरव्यू लेना है तो मैं चारों को शॉर्टलिस्ट कर लूंगा, ठीक है। तो अटेम्प्ट की गेम सिर्फ और सिर्फ सीवी शॉर्टलिस्ट में आती है। अगर इस टाइम पे मुझे इंटरव्यू ही सिर्फ 2 लेने तो मैं कोशिश करूंगा मैं रैंक होल्डर या फर्स्ट दोनों बोथ ग्रुप वालों को सिलेक्ट करके उनका इंटरव्यू। बट जहां पे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, 4 बंदे मेरे पास आ गए हैं इंटरव्यू के लिए, तो उस टाइम पे मैं अटेम्प्ट नहीं देखूंगा। उस टाइम पे मैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स देखूंगा, उनकी लॉजिकल स्किल्स देखूंगा, उनकी टेक्निकल स्किल्स। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर मैंने एक मल्टीपल अटेम्प्ट वाले को इंटरव्यू के लिए बुला रखा है और एक सिंगल अटेम्प्ट वाले को इंटरव्यू के लिए बुला रखा है, तो बेसिकली आंख बंद करके मैं सिंगल अटेम्प्ट वाले को सिलेक्ट करता। तो आर्टिकलशिप अटेम्प्ट क्राइटेरिया सिर्फ सीवी शॉर्टलिस्टिंग के टाइम। ओके, सो आर्टिकलशिप के समय पे मतलब मेजरली जो मेरा मैटर करता है दैट इज बोथ ग्रुप शुड बी क्लियर, राइट? शुड बी क्लियर। अगर मेरे बोथ ग्रुप क्लियर्ड है तो मेरे पास एक चांस बन जाता है कि किसी भी फर्म के अंदर में जा सकता हूँ, किसी बिग 6 के अंदर में जा सकता हूँ, राइट? सो इफ अगर मेरे रेगुलर कॉलेज से है तो एक एडिशनल एज मिल जाता है मेरे को ओवर एंड अबव, राइट? सो दिस इज द केस। ठीक है, तो शॉर्टलिस्ट कर लिया, एचआर ने शॉर्टलिस्ट कर लिया, उसके बाद शॉर्टलिस्ट करने के बाद एचआर कॉल करता होगा ऑब्वियसली, और एक खुशी जगाता होगा जिसके पास भी कॉल जाती होगी कि आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो गई है। तो जो जब शॉर्टलिस्टिंग पे कॉल गई उसके बाद जब वो कैंडिडेट का इंटरव्यू का प्रोसेस क्या रहता है? ठीक है, सो तुषार अगेन हम जब इंटरव्यू लेते हैं तो हम बेसिकली कोशिश करते हैं टेक्निकली भी हम उनके 2 राउंड लें, ठीक है। सो फर्स्ट राउंड वन ऑफ द मैनेजर लेगा। तो बिग फर्म में जब हम मैनेजर की बात कर रहे हैं, सो असिस्टेंट मैनेजर टू एसोसिएट डायरेक्टर कोई भी एक बंदा, उसका एक फर्स्ट टेक्निकल राउंड, ठीक है। देन फाइनल अप्रूवल हर केस में पार्टनर का रहेगा। कुछ केसेस में ऐसा होगा अगर पार्टनर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है डायरेक्टर लेवल पे कोई बंदा कर दे या सीनियर मैनेजर लेवल पे कोई बंदा उसको गो हेड दे दे, ठीक है। बट नॉर्मल क्राइटेरिया में फर्स्ट एक एचआर राउंड होगा, उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग के बाद मेरे पास आएगा, उसके बाद उसके 2 राउंड्स लिए जाएंगे। फर्स्ट राउंड टेक्निकल राउंड होगा, तो टेक्निकल राउंड थोड़ा सा कंपैरेटिवली फाइनल पार्टनर राउंड से लंबा चलेगा, ठीक है। तो इस केस में हम जितनी भी उसकी टेक्निकल स्किल्स हैं उसको वो एक बार डिस्कस करते हैं, टेक्निकली हम क्या क्या देखते हैं, ठीक है। बट उसकी टेक्निकल स्किल्स को इवैल्यूएट करा जाएगा, उसकी लॉजिकल स्किल्स को इवैल्यूएट करा जाएगा, ठीक है। और कुछ पार्ट उसकी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स। सो
मतलब ऐसा नहीं है कि आप एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हो तभी तभी आप गो हेड मिलेगा आपको या कुछ ऐसा, बट बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी है किसी भी लैंग्वेज में है वो सफिशिएंट है, ठीक है, एंड देन देयर वुड बी अ पार्टनर। ओके, सो जनरली जब आप टेक्निकल स्किल्स किसी का भी इंटरव्यू लेते हो, तो जो टेक्निकल स्किल्स होती है उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हो? मतलब टेक्निकल स्किल्स काफ़ी वास्ट है, तो उसमें क्या चीज़ें देखी जाती है, किस तरीके की नॉलेज देखी जाती है? सिंस यू आर इन ऑडिट, तो किस तरीके की आप नॉलेज चेक करते हो? और कम्युनिकेशंस की अगर मैं बात करूँ, या फिर क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा मैटर करती है वो? एक एक करके दोनों चीजें डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स। तो सबसे पहले टेक्निकल स्किल्स की अगर बात करें तो टेक्निकल स्किल्स में भी अगर आप देखो ना, इंटर लेवल भी बहुत वास्ट एरिया है। इंटर लेवल तक एक स्टूडेंट लॉ भी पढ़ के आया होगा, वो टैक्सेशन भी पढ़ के आया होगा और अकाउंटिंग भी पढ़ के आया होगा, और यहाँ पे ऑडिट में आई थिंक सारी स्किल्स कहीं ना कहीं यूज होती है। तो जब मैं किसी कैंडिडेट को हायर कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो एंड में रिपोर्टिंग पे भी काम कर रहा होगा, कंपनीज एक्ट की कंप्लायंसेस भी देख रहा होगा, इंड एस भी देख रहा होगा, ईएस भी देख रहा होगा। तो बट ऑनेस्टली आर्टिकलशिप लेवल पे ये सब चीजों में उसकी टेक्निकल इवेल्युएशन ना मैं कर सकता हूँ स्टेज पे पॉसिबल है, और आई डोंट थिंक सो स्टेज पे रिक्वायर्ड है। तो जब भी हम किसी आर्टिकल का इंटरव्यू लेते हैं हम ना बेसिक अकाउंटिंग की उसकी स्किल्स टेस्ट करते हैं, ठीक है। इट मे साउंड अनयूजुअल बट सबसे पहला क्वेश्चन मैं बेसिक जर्नल एंट्रीज पे पूछता हूँ, ठीक है। एंड टू सरप्राइज ऑफ एवरीवन बहुत सारे लोग बेसिक जर्नल एंट्रीज में ही फेल हो जाते हैं। सो आई थिंक कि जो भी कोई आर्टिकलशिप के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहा हो तो हो सकता है वो इस स्किल्स को ब्रश अप भी ना करे, बट आई थिंक बेसिक अकाउंटिंग के लिए जो भी जर्नल एंट्रीज है, ठीक है, वो स्किल्स आई थिंक आपको पूरा पूरा उसको ब्रश अप करके ही इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए, ठीक है। सो बेसिक अगर मैं देखूँ तो मैं 3 या 4 क्राइटेरिया देखता हूँ। सबसे पहले मैं जर्नल एंट्रीज, उससे बेसिक जर्नल एंट्रीज पूछता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप इज आई ट्राई टू एवेल्युएट ऑन AS9, बेसिक जो हमारा रेवेन्यू का स्टैंडर्ड है, क्योंकि मुझे पता है अगर कोई भी आर्टिकल मेरे पास आ रहा है वो किसी भी कंपनी में जाएगा, AS9 तो उसको अप्लाई करना ही पड़ेगा, उसकी चेंज फॉर्म में करना पड़ेगा। हो सकता है उसको इंड AS 115 लगा रहे हो, बट आई ट्राई टू सी उसको बेसिकली कितना आइडिया है AS9 के ऊपर, तो AS9 के क्या क्राइटेरिया है, डिफरेंट डिफरेंट AS9 की एप्लीकेशन कैसे हो सकती है, तो ये बेसिक क्राइटेरिया मैं उसको जज करूंगा। फिर अगर एक स्टूडेंट इन दोनों लेवल से ऊपर चला आता है देन आई ट्राई टू सी टू टेस्ट हिम ऑन लॉजिकल एस्पेक्ट। तो मैं जब भी किसी को लॉजिकल एस्पेक्ट टेस्ट करता हूँ तो आई गिव हिम अ केस स्टडी कि इस केस स्टडी में या इस सिनेरियो में आप कैसे करोगे। और फिर या इन स्टेजेस में अगर कंपनी का बिजनेस इस मॉडल का है, क्या किस तरीके की इम्प्लीकेशन आएगी, क्या क्या लॉस एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो जो सेकंड क्राइटेरिया होता है वहां पे मेरे पास भी ऑनेस्टली कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होता। मैं एक जनरल स्टेटमेंट देके कैंडिडेट की सिर्फ एक लॉजिकल स्किल टेस्ट करता हूँ, बस आई ट्राई टू एवेल्युएट कि वो एक नॉर्मल सिचुएशन में किस तरीके से। ओके, तो जनरली आप कह रहे हो कि टेक्निकल स्किल्स के अंदर आप बेसिक जो जनरल एंट्रीज वाली चीज़ें होती है वो आप पूछ लेते हैं, एक सिचुएशन बना देते हैं, केस स्टडीज दे देते हैं, और केस स्टडीज का थोड़ा एक कोई एग्जांपल दे सके कि किस तरीके की केस स्टडीज जनरली पूछते हो आप? तो केस स्टडी ऑनेस्टली जो मैंने लास्ट क्लाइंट करा होता है ना, उस क्लाइंट पे जो भी चीज, जो भी एक ऐसा एस्पेक्ट है जो थोड़ा सा अटका होता है, ठीक है, आई ट्राई टू पुट द सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ द कैंडिडेट एंड सी कि उसने कैसे बिहेव किया। लाइक लास्ट वीक ही मैं इंटरव्यू ले रहा था और जो मैं क्लाइंट कर रहा था वहां पे फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज के बीच में काफी ज्यादा डिस्कशन चल रही थी, वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज अ फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग। सो आई ट्राई टू गिव देम अ सिचुएशन एंड देन देम टू इवैल्यूएट कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज है या नहीं है। ये सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल है, बट ऑनेस्टली जो भी मेरे पास लास्ट ऐसी कोई सिचुएशन आई होती है जहाँ पे मैं खुद भी स्टक हुआ होता हूँ। सो अगेन अगर मैं उससे इतनी बड़ी चीज पूछ रहा हूँ, मैं आई डोंट एक्सपेक्ट द राइट आंसर फ्रॉम हिम, बट एटलीस्ट आई सी कि वो किस तरीके की सिचुएशन को इवैल्यूएट करके किस तरीके से अपनी जजमेंट लगा। राइट। ओके, सो रोहित, जनरली मतलब जो मेरे पास जो क्वेरी आती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है ऑब्वियसली अच्छी होनी चाहिए, बट जैसे लोग बोलते हैं कि यार इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए मेरी, तभी मेरा सिलेक्शन होगा बिग 4 या बिग 6 के अंदर। इज इट राइट? तुषार, आई थिंक कहीं ना कहीं मैं इस स्टेटमेंट को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। ओके। तो अगेन मैंने शायद पहले भी ये चीज बोला है कि इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट, बट ये कहीं पे भी एक ऐसा क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि सिर्फ इस बेसिस पे आप सिलेक्ट हो जाओ या सिर्फ इस बेसिस पे आप रिजेक्ट, ठीक है। अगर किसी कैंडिडेट की थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स सही है, मेनली इंग्लिश कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर आप बिग 4 6 में देखो हमारे पास बहुत सारे मल्टीनेशनल क्लाइंट्स हैं,
तो काफी सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको फॉरेन काउंटर पार्टी के साथ हो सकता है कि आपको उनके साथ डील करना होगा, ठीक है। तो इंग्लिश इज अ स्किल, ऑल्दो टेक्निकली और वहाँ पे उसका कुछ लेना देना नहीं है, बट इंग्लिश इज अ स्किल जहाँ पे आपको एड ऑन एडवांटेज मिल जाएगा। तो अगर मेरे पास, मुझे पता है कि ऐसा कैंडिडेट है जो इंग्लिश में फ्लुएंट है और टेक्निकली भी ठीक है, और अगेन सेकंड साइड में मेरे पास एक कैंडिडेट है जो टेक्निकली उतना ही स्ट्रांग है बट इंग्लिश में उतना स्ट्रांग नहीं है, तो शायद मैं स्ट्रांग इंग्लिश वाले को प्रायोरिटी दे दूं। क्योंकि मेरे पास भी अगर मल्टीनेशनल क्लाइंट है, मैं खुद सोचूंगा कि अगर वो कैंडिडेट जाके डायरेक्टली क्लाइंट से डील कर सकता है, सोल्यूशन निकाल सकता है, तो मेरा काम इजी होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब मैं किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि मेरे पास ऐसे क्या क्या काम है जो डायरेक्टली ये बंदा कर रहा है। तो जहां जहां पे मुझे वो कहीं पे भी एज दिखेगा तो मैं कहीं ना कहीं उसको एड ऑन नंबर्स देता था। राइट, तो इट मीन्स अगर कोई जो डायरेक्टर है जिसको अब उस आर्टिकल को लेना है, तो वो देखेगा कि मेरे पोर्टफोलियो में किस तरीके के क्लाइंट है। अगर मेरे पास एमएनसी वाले क्लाइंट है तो ऑब्वियसली वो आपके लिए भी चैलेंज रहेगा। अगर आप किसी एक जिसको इंग्लिश थोड़ी सी वीक है या फिर कम्युनिकेशन थोड़ी सी वीक है, तो उसके लिए तो आपके लिए इसी भी challenge। करंट सिचुएशन पे मैं एक एग्जांपल ऐड करता हूँ कि अभी मैं पीछे एसोसिएट लेवल पे इंटरव्यू ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी जो मैं क्लाइंट, जिस क्लाइंट के लिए स्पेसिफिकली इंटरव्यू ले रहा हूँ, वो लिस्टेड क्लाइंट है और उसके ऊपर इंडिया एक्टिव है। तो अगर एक एसोसिएट काफी टेक्निकली स्ट्रांग है बट उसने इंडेक्स के ऊपर कोई एक्सपोजर नहीं है उसको, ठीक है, तो मैं शायद उस कैंडिडेट को नहीं सिलेक्ट करूंगा, चाहे वो अदरवाइज टेक्निकली स्ट्रांग हो, क्योंकि मुझे पता है कि डे वन से मुझे उसको उस टाइम पे डालना है जहाँ पे इंडेक्स की एप्लीकेशन, तो मुझे वो पर्टिकुलर चीज भी उसमें ढूंढनी पड़ेगी। राइट, सो ये बात हो गई आपके लेवल की। इफ यू कैन टॉक अबाउट कि पार्टनर लेवल का किस तरीके का राउंड होता है फॉर आर्टिकल्स। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट विद माय ओन एक्सपीरियंस। जब मैंने इंटरव्यू दिए थे, मतलब अभी लेने पे बाद में आते हैं, बट जब मैंने इंटरव्यू दिए थे तो पार्टनर लेवल पे आई डोंट थिंक सो कहीं पे भी बहुत ज्यादा टेक्निकल इवैल्यूएशन, ठीक है। पार्टनर लेवल पे अगर आपका देखा जाए तो अगेन अगेन वो थोड़ी बहुत लॉजिकल स्किल्स टेस्ट करते हैं, आपकी विलिंगनेस टेस्ट करते हैं, क्योंकि बिग फोर में थोड़ा सा वर्क कल्चर डिफरेंट रहता है नॉर्मल इंडस्ट्री से या नॉर्मल किसी भी सेक्टर में। तो पार्टनर लेवल पे आई थिंक ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं रादर देन आपकी टेक्निकल स्किल्स। वो वही पार्टनर जब भी स्टार्ट करेगा तो फर्स्ट लेवल ऑफ फीडबैक से स्टार्ट करेगा, फीडबैक कैसा आता है। सेकंड थिंग वो देखेगा कि कितना विलिंग है बंदा, लॉजिकली कितना स्ट्रांग है, ठीक है। उस टाइम पे आई डोंट थिंक सो बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल डिस्कशन हो उस स्टेज पे। Okay, so like personality check and these राइट, things he checks, right? राइट, So basically, you have already checked technical skills, and partner is just checking your personality skills, personalities. पर्सनैलिटी, राइट, मेनली विलिंगनेस, क्या किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करोगे, मेजर एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। Okay, okay. And stipend क्या रहता है जनरली फॉर आर्टिकल्स, अगर मैं बिग फोर की बात करूँ, बिग सिक्स की बात करूँ? सो आई डोंट थिंक सो तुषार, इस स्टेज पे बिग फोर और बिग सिक्स में स्टाइपेंड में बहुत ज्यादा फर्क है। सो आई थिंक देयर आर टू फर्म्स इन बिग फोर विच आर पेइंग हाईएस्ट स्टाइपेंड, बट जो अगर आप बीडीओ के लेवल की बात करो या बिग फोर के लेवल की बात करो तो बहुत ज्यादा मेजर गैप नहीं है। आई एम नॉट वेरी श्योर विद द नंबर्स, बट आई थिंक वी स्टार्ट विद समवेयर अराउंड 8 एंड देन हर ईयर आपका स्टाइपेंड बढ़ता जाएगा। तो अगर बिग 8,000। फोर में 8,000, सो बिग फोर में भी जाओगे आई थिंक सेम लेवल पे ही आपको स्टाइपेंड देगा। एंड अगेन आई वांट टू हाईलाइट यार कि आर्टिकलशिप लेवल पे आई डोंट थिंक सो स्टाइपेंड शुड बी a क्राइटेरिया फॉर यू गाइस टू सिलेक्ट अ फॉर्म। तो रोहित, आई थिंक काफी बेटर रहा है यार, काफी इनसाइट्स आपसे जानने को मिली है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप अपनी तरफ से कोई क्लोजर लाइन या कुछ स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए कुछ बोलना चाहें अपनी तरफ से? So Tushar, I think I've been watching your videos, previous videos also. I think they have been very informative. ठीक है. So again, अगर मैं end करूँगा इस वीडियो को, so I think सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने आप ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। मैंने काफी सारे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जिन्होंने आई थिंक कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका बिग फोर में हो जाएगा, एंड आज की डेट में वो एक्सेल कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि मेरे पास काफी सारे ऐसे लाइव एग्जांपल हैं जहां जो लोग कॉलेज से आए थे, जिनसे मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, मैंने जिनका इंटरव्यू लिया था, और सेकंड हैंड पे मेरे पास कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से आए हैं, जिनकी कम्युनिकेशन भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था, बट बिकॉज ऑफ दैट विलिंगनेस, दैट कॉन्फिडेंस, वो लोग आज ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। सो कुछ भी ऐसा सेट क्राइटेरिया, सेट अपने दिमाग में कुछ रख के मत चलो। आई थिंक हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, और आई थिंक आगे जाने वाली रोड फिर बहुत स्मूथ होने वाली है। ओके, so I think it was a great discussion. Thank you so much for coming again. थैंक यू सो मच तुषार फॉर हैविंग मी। Thank
तो सबसे पहले तो मैं रोहित का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और आए और लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको गाइडेंस दी। तो थैंक यू सो मच रोहित। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा आपका, जो भी आपके कमेंट्स होंगे। और अगर आपको कोई सजेशन है कि किस तरीके की और वीडियो में ला सकता हूं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।